गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के लिए है, उनके पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का। क्रेब्स साइकिल जिसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ये हैंस क्रेब्स द्वारा डिस्क्राइब किया गया था और उन्हें नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था 1953 में। क्रेब्स साइकिल जिसे साइट्रिक एसिड चक्र कहा जाता है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का सेकेंड बिग स्टेप होता है। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन युक्त जो पायरुवेट है उसमें कन्वर्ट होता है और पायरुवेट के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के पश्चात ये क्रेब्स साइकिल के साथ जुड़ता है और अणुओं से इलेक्ट्रॉन वाहक तथा ऊर्जा स्थानांतरित करता है, क्योंकि उसके फलस्वरूप जो एनर्जी है वो एटीपी जो होता है इसके फलस्वरूप प्राप्त होती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्थित होती है और वहीं पर इसका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो बने एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं और उनके फलस्वरूप वो ऑक्सोएसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है। निर्मित होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप वो यहाँ पर 2 CO2 के अणु प्राप्त होंगे हमें और 3 NADH के अणु, एक FADH2 और एक GTP प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये है ओवरऑल पूरी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसमें कि ये एसिटाइल कोएंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट के फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलकर सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसिट्रेट में से CO2 और एक हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो NADH द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा और एक CO2 अणु निकलेगा। यहाँ से ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम से एक सबस्ट्रेट लेवल पर GTP का फॉर्मेशन होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट फॉर्म होता है। सक्सिनेट से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है जो कि FADH2 द्वारा ले लिया जाता है और फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट से मेलाइट, यहाँ पर एक H2 यूज़ में आता है। उसके फलस्वरूप मेलाइट जो होता है ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ एक हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है जो कि NADH द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये जितने भी NADH होते हैं और FADH होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रवेश करके एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 3 NADH, एक FADH2, एक GTP और 2 CO2 के अणु निकलते हैं। ये जो CO2 है ये कोशिकाओं के द्वारा ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये फेफड़ों तक जाते हैं और वहाँ से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं श्वसन के थ्रू। ये प्रदर्शित कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर सभी जो एंजाइम होते हैं, आवश्यक एंजाइम, उसमें उपस्थित होते हैं। ये एक स्लाइड जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। इसी प्रकार फैटी एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। उसके फलस्वरूप ये नेक्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है और सिट्रिक एसिड साइकिल के फलस्वरूप निर्मित होने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही निर्मित होते हैं। ये ओवरऑल ये पूरी क्रेब्स साइकिल, जिसमें स्टेप वाइज फर्स्ट स्टेप, सेकंड, तो ये टोटल पूरे हमारे पास 9 स्टेप होते हैं। ये ऑक्सैलोएसिटिक इससे अटैच होके
पूरे के पूरे 9 स्टेप्स। यहाँ हम एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों मिलके जो भी उनका लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है, इनका ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप निर्मित एसिटाइल कोएंजाइम इसमें क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। और जो भी हम फूड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा हमें एनर्जी इस प्रकार से ही प्राप्त होती है। यहाँ पर जब पूरी टोटली ईटीसी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये हमें 36 एटीपी प्राप्त होंगे। ईटीसी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम केवल क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में होती है। ये एक और चित्र जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल को प्रदर्शित कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईटीएस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जिसमें पायरुवेट बन रहा है, हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ चुके हैं, जिसका लास्ट एंड प्रोडक्ट पायरुवेट था। पायरुवेट से ये कोएंजाइम इसमें ऐड हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। किस प्रकार से? ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन युक्त है, और ये जो चक्र चल रहा होता है, इसका लास्ट जो एंड प्रोडक्ट था वो ऑक्सोलोएसीटेट था। ऑक्सोलोएसीटेट वापस पुनः, क्योंकि एक साइकिल है, चक्र है, तो हमें बार बार यही प्रोडक्ट, यही प्रक्रिया बार बार मिलती रहेगी। एसिटाइल कोएंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप निर्मित होता है पायरुवेट के थ्रू, ये एसिटाइल कोएंजाइम और फैटी एसिड और प्रोटीन आदि सभी के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन होता है। तो हमें केवल ये प्रोडक्ट चाहिए, बाकी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन युक्त जो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम, ऑक्सोलोएसीटेट, दोनों मिलते हैं और मिलके सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो यूज़ में आता है। सिट्रेट के फलस्वरूप आइसोसिट्रेट, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स के फलस्वरूप आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के फलस्वरूप अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है क्रेब्स साइकिल में। इस रिएक्शन के फलस्वरूप डिहाइड्रोजेशन होता है। डिहाइड्रोजेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, जिसके फलस्वरूप हमको एक जो हाइड्रोजन आयन है वो रिमूव होगा, और एक CO2 भी यहाँ पर रिमूव्ड होगा, जिसके फलस्वरूप जो NAD है उसके द्वारा इस हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया जाएगा। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के पश्चात ये सक्सिनेल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक कोएंजाइम चाहिए और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। यहाँ पर भी हमें एक हाइड्रोजन आयन को निकालना है, डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होगी, वापस हाइड्रोजन आयन जो है वो NADH द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, और CO2 जो है यहाँ से रिमूव होगी। तो जो 2 CO2 के अणु थे, जो एसिटाइल कोएंजाइम में हमने 2 CO2 यूज़ में लिए थे क्योंकि वो 2 कार्बन युक्त प्रोडक्ट था, तो ये 2 जो CO2 है यहाँ पर निकल चुके हैं। सक्सिनेल कोएंजाइम के पश्चात ये सक्सिनेल कोएंजाइम एक GTP का अणु या फॉस्फेट अणु रिमूव करेगा, जिसको कि GDP द्वारा ग्रहण करके GTP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस कोएंजाइम को भी रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, और ये सक्सिनेल कोएंजाइम से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनेट के थ्रू यहाँ एक और हाइड्रोजन आयन जो कि FAD द्वारा ग्रहण करके FADH2 को रिमूव करता है, जो कि फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के पश्चात यहाँ हाइड्रोजन H2O का इमर्ज किया जाएगा, उसकी आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन H2O के रूप में प्राप्त होगा, वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ के
इसको मैलेट में कन्वर्ट करेंगे। मैलेट द्वारा डिहाइड्रोजेशन की क्रिया के फलस्वरूप पुनः NADH का निर्माण होगा और ऑक्सिलो एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ये हमें ऑक्सिलो एसीटेट अपना पुनः जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में यूज़ में लिया था। तो जैसे कि अभी कहा था, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन युक्त होता है और हमने यहाँ 2 कार्बन युक्त निकाल दी। इस प्रक्रिया में हमको 3 जो है NADH प्राप्त हुए हैं, एक FADH2, एक GTP का फॉर्मेशन हुआ है और 2 CO2 यहाँ से रिमूव हुए हैं। ये पूरी जो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो प्रोडक्ट है। थैंक यू।